डाटा सेट। अगर आपके पास कोई भी मल्टीवेरिएट डाटा सेट है, मल्टीवेरिएट डाटा सेट मतलब जिसमें आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, यानी मोर देन वन वेरिएबल होता है और उसके मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस होती हैं। तो अगर इस टाइप का आपके पास कोई भी लार्ज डाटा सेट है, कोई बल्कि डाटा सेट है, तो उस केस में बल्कि डाटा सेट और लार्ज डाटा सेट के लिए हमें कैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फाइंड आउट करनी होती है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, सो ये आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है समरी स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है समरी स्टैटिस्टिक्स। सो नाम से ही पता चल रहा है डिस्क्रिप्टिव, यानी जो हमारे डाटा सेट को डिस्क्राइब करेगी। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज द स्टैटिस्टिक्स व्हिच डिस्क्राइब आवर डाटा सेट। तो descriptive statistics is also known as a summary statistics which is used to describe a data set. To describe किसी भी डाटा सेट को डिस्क्राइब करने के लिए जिसको हम यूज करते हैं। डिस्क्राइब करने का मतलब है कि जैसे मान लो आपके पास अगर कोई भी बड़ा डाटा सेट है और आपको उसके लिए इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो आप क्या करते हैं कि उस डाटा सेट से रिलेटेड कुछ समरी नंबर्स फाइंड आउट करते हैं, जैसे डाटा सेट का मीन क्या है, उस डाटा सेट का वेरिएंस क्या है, मीन्स जो वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे से कैसे वेरी कर रहे हैं या फिर मीन वैल्यू से कैसे वेरी कर रहे हैं, कोवेरिएंस स्ट्रक्चर निकालना। तो ये सब हमारी समरी स्टैटिस्टिक्स होती है जो हमारे डाटा सेट के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, सो समरी स्टैटिस्टिक्स विच इज यूज टू डिस्क्राइब अ डाटा सेट। डाटा सेट को डिस्क्राइब करने के लिए हम उसको यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ समरी नंबर्स। इन टर्म्स ऑफ समरी नंबर, यानी यहाँ पर हम कुछ समरी नंबर्स फाइंड आउट करते हैं और वो समरी नंबर हम कौन कौन से फाइंड आउट करेंगे। जैसे यूनिवेरिएट में हम क्या क्या फाइंड आउट करते हैं, उसका मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस। सो यूनिवेरिएट में कोवेरिएंस तो होता नहीं है, सो वहां पर हम वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, बट मल्टीवेरिएट के केस में हमारे समरी नंबर कौन कौन से होंगे, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, सो मीन, मीडियन फाइंड आउट करेंगे, मोड फाइंड आउट करेंगे एंड वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे, यानी जो भी हमारे पास मल्टीपल जो हमारा वेरिएबल है वो अपनी मीन वैल्यू से कैसे वेरी कर रहा है, दैट इज नोन एज अ वेरिएंस। देन इसके बाद मल्टीवेरिएट के साथ वर्क कर रहे हैं तो हम कोवेरिएंस स्ट्रक्चर भी फाइंड आउट करेंगे। देन हम फाइंड आउट करेंगे कोरिलेशन। सो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप। सो कोरिलेशन कि कैसे हैं, पॉजिटिवली रिलेटेड हैं, नेगेटिवली रिलेटेड हैं। ठीक है, सो ये सब आज हम टर्म्स, कुछ टर्म्स हैं, ये समरी नंबर्स हैं, इनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इन समरी नंबर्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम किस तरीके के डाटा सेट के साथ वर्क करने वाले हैं, यानी हमारा जो मल्टीवेरिएट डाटा होगा वो कैसे हमें दिखाई देता है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा मल्टीवेरिएट डाटा। सो मल्टीवेरिएट डाटा हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स कंटेन करता है और मल्टीवेरिएट डाटा सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं मैट्रिसेस का, यानी रेक्टेंगुलर एरेज का। और जैसे फॉर एग्जांपल एक्स नेम से आपके पास कोई भी डाटा सेट है और इस डाटा सेट में आपके पास x1, x2 अप टू xp यानी p वेरिएबल्स हैं और इन p वेरिएबल्स के लिए आपके पास n ऑब्जर्वेशंस हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन अप टू nth ऑब्जर्वेशन, टोटल n ऑब्जर्वेशंस हैं। सो यानी p वेरिएबल्स है, सो p क्या है, आपके पास वेरिएबल्स है और आपके पास n क्या है, ऑब्जर्वेशंस हैं। सो पहली जो ऑब्जर्वेशन होगी उसको डिनोट किया जाता है x11 से, देन x21, x31 अप टू xn1। तो ये मैंने क्या राइट की, जो मैंने फर्स्ट कॉलम राइट किया है इसका मतलब है फर्स्ट वेरिएबल दैट इज x1 की n ऑब्जर्वेशन। इस यानी ये जो होगी ये फर्स्ट वेरिएबल की फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट वेरिएबल की सेकंड ऑब्जर्वेशन एंड द फर्स्ट वेरिएबल की nth ऑब्जर्वेशन। सिमिलरली और जो मल्टीवेरिएट डाटा सेट कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में, ये ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बना रखी है, सो प्लीज आप उसको रेफर कीजिए। अब यहाँ पर x2 यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, ये हमारे क्या है, सेकंड वेरिएबल की फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। सेकंड वेरिएबल की फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यानी 1 2 का क्या मतलब है कि सेकंड वेरिएबल की फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। इसके बाद आएगा x22 और इसके बाद xn2। तो जो पहला इंडेक्स होता है वो ऑब्जर्वेशन के लिए होता है कि nth ऑब्जर्वेशन, कौन से वेरिएबल की, सेकंड वेरिएबल की nth ऑब्जर्वेशन। सिमिलरली अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो गई, ये हमारा कौन सा वेरिएबल के लिए है, pth वेरिएबल के लिए। तो pth वेरिएबल की फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, pth वेरिएबल यानी 1p, देन इस तरीके से x2p एंड अप टू xnp, अप टू
NP। तो ये इस तरीके से हमारा डाटा सेट दिखाई देता है और इसी डाटा सेट के ऊपर हमें वर्क करना है, डाटा सेट का मीन निकालना है, वेरिएंस, कोवेरिएंस, कोरिलेशन, ये सब हमें फाइंड आउट करना सीखना है, ठीक है, ताकि हम अपने डाटा में से कुछ इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सके। सो ये है हमारे पास N by P ऑर्डर की मैट्रिक्स, जहां पर N हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होती हैं और P हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। सो सबसे पहले हम जो समरी स्टेटिस्टिक्स निकालेंगे, मीन समरी नंबर निकालेंगे, दैट इज अ मीन। मीन जो सबसे सिंपल समरी नंबर होता है, एक सेंट्रल टेंडेंसी होती है, मीन्स मीन निकालना, एवरेज निकालना। सो मीन कैसे फाइंड आउट करा जाता है? वैसे मीन की डेफिनेशन क्या रहेगी? मीन इज अ सेंट्रल वैल्यू फॉर अ डाटा सेट। मीन इज अ सेंट्रल वैल्यू फॉर ए सेट ऑफ नंबर्स, यानी अगर आपके पास कोई भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, सेट ऑफ नंबर्स है, तो उसके लिए जो सेंट्रल वैल्यू होती है दैट इज नोन एज अ मीन। सो मीन इज द सेंट्रल वैल्यू फॉर अ सेट ऑफ नंबर्स। एक सेट ऑफ नंबर्स के लिए एक सेंट्रल वैल्यू होती है फॉर अ सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो मीन हम यूनिवेरिएट के लिए निकालना सीखते हैं। सबसे पहले हम बेसिक स्टार्ट करते हैं यूनिवेरिएट डाटा के साथ, और फिर धीरे धीरे हम मल्टीवेरिएट डाटा सेट का कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। सो मीन की डिनोशन जो होती है दैट इज इक्वल टू एक्स बार। एक्स बार से हम मीन को डिनोट करते हैं, और यहाँ पर जैसे डिफरेंट डिफरेंट नोटेशंस होती हैं, एक्स बार से भी कर लेते हैं, म्यू से भी कर लेते हैं मीन को। लेकिन क्या डिफरेंस है कि एक्स बार जो होता है वो हम यूज करते हैं सैंपल के लिए। एक्स बार किसके लिए यूज करते हैं? सैंपल के लिए यूज करते हैं। और म्यू किसके लिए करते हैं? पॉपुलेशन। अब आपके लिए अगर सैंपल और पॉपुलेशन अगर थोड़ा नया वर्ड है तो मैं आपको बताती हूँ। सैंपल का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई भी एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, तो वो तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यानी बहुत बड़ा ग्रुप, वो तो हो जाएगी पॉपुलेशन, और उस पूरी पॉपुलेशन में से एक सैंपल उठाना, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंप्लीट यूनिवर्सिटी है, वो तो होगी पॉपुलेशन, उसमें से किसी पर्टिकुलर क्लास के, पर्टिकुलर कोर्स के स्टूडेंट्स को उठाना, दैट इज नोन एज अ सैंपल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको मान सकते हैं। सो सैंपल के लिए मीन को डिनोट किया जाता है एक्स बार से, और पॉपुलेशन के लिए डिनोट किया जाता है म्यू से। सो अभी हम सिंपल वर्क करेंगे किसके लिए? सैंपल्स के लिए। तो अभी जो हम फाइंड आउट करेंगे वो निकालेंगे सैंपल्स के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिवेरिएट के लिए कैसे हम मीन को फाइंड आउट करेंगे। तो यूनिवेरिएट डाटा सेट के लिए मीन को कैसे फाइंड आउट करेंगे? यूनिवेरिएट डाटा सेट में हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल होता है, मान लेते हैं वो सिंगल रैंडम वेरिएबल x है, और इस x की हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन दी गई है। फॉर एग्जांपल x जो है वो मान लेते हैं कि किसी क्लास में 5 स्टूडेंट हैं और उनका टीचर ने टेस्ट लिया, 10 मार्क्स का टेस्ट लिया। तो फर्स्ट रोल नंबर के यानी 5 ही बच्चे उस क्लास में। फर्स्ट रोल नंबर क्या है? फॉर एग्जांपल 10 में से 7, एक क्या है 10 में से 9, और एक के 10 में से 10, एंड एक क्या है 2, और एक क्या है 4। तो ये 5 बच्चों के नंबर आए। अब हमें उनके एवरेज मार्क्स निकालने हैं, मतलब एवरेज कितने आए, तो उस एवरेज को ही हम मीन बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपल यूनिवेरिएट के केस में हम मीन को कैसे डिफाइन करते हैं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यानी ये आपकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है x1, x2 अप टू x5, 5 आपके पास टोटल ऑब्जर्वेशन है। तो आप इन ऑब्जर्वेशंस का सम करेंगे, यानी समीशन xi, और i की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? 1 से लेकर n तक। कैसे? क्योंकि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये 5 है, यानी n की वैल्यू 5 तक है, यानी i की वैल्यू 1 से लेकर n तक। और फिर क्या करते हैं, आप इन सभी का 7, 9, 10, 2 जो भी ये है इन सबको ऐड करते जाएंगे, और लास्ट में किससे डिवाइड कर देंगे? 5 से, 5 यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सिंपली अगर आपके पास यूनिवेरिएट डाटा है तो उसके लिए आप मीन को इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर यही डाटा सेट अगर हम मल्टीवेरिएट ले लें, यानी अभी तो सिर्फ एक वेरिएबल था कि एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के मार्क्स हम लेके चल रहे थे। अब हम बात करते हैं मल्टीवेरिएट डाटा की। अब मल्टीवेरिएट डाटा क्या कहते हैं कि आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट हैं। मान लीजिए टीचर ने मैथ्स का टेस्ट लिया, फिजिक्स का लिया, केमिस्ट्री का लिया, 3 सब्जेक्ट्स का टेस्ट लिया, और उनके लिए 3 कॉलम बना दिए कि पहले कॉलम में मैथ्स के मार्क्स हैं, दूसरे कॉलम में फिजिक्स के, और तीसरे में केमिस्ट्री के, ठीक है। तो ये जो डाटा सेट है, मान लेते हैं इसको x से डिनोट कर लिया, और कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले मैथ्स में मार्क्स, देन फिजिक्स में मार्क्स हैं, एंड देन केमिस्ट्री के मार्क्स हैं, ठीक है। वही 5 स्टूडेंट है, सेम वही 5 स्टूडेंट है। जो यूनिवेरिएट था मान लेते हैं उसमें हम निकाल रहे थे मैथ्स, ओनली मैथ्स, एक दिन सिर्फ मैथ का टेस्ट हुआ, और उससे अगले दिन तीनों सब्जेक्ट्स में टेस्ट हुआ, मैथ में भी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी। तो हम बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब मैथ्स में फॉर एग्जाम्पल मार्क्स आए हैं 10 में से ही ले लेते हैं, 10 में से 7, 5, 4, 6,
9, तो ये हो गए 5 बच्चों के, ठीक है। अब इसके बाद फिजिक्स में क्या आए हैं, तो ये हमारे पास इस तरीके से मैट्रिक्स बना लेते हैं हम। फिजिक्स में फॉर एग्जाम्पल 6, देन 10, 2, 0 भी आए हैं किसी के, देन उसके बाद 5, और यहाँ पर हम ले लेते हैं 7, 3, 2, 4, 9। तो ये हमारे पास 3 वेरिएबल हुए। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल 3 हुए, यूनिवेरिएट में सिर्फ एक मैथ्स था जो वेरिएबल था। यहाँ पर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, यानी x1 वेरिएबल जो है वो मैथ्स है, x2 वेरिएबल फिजिक्स है और x3 वेरिएबल केमिस्ट्री है। और इन तीनों वेरिएबल की कितनी ऑब्जर्वेशन है? 5 ऑब्जर्वेशन है। ये होती है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, एंड ये होती है सेकंड ऑब्जर्वेशन, एंड जो लास्ट है इसी तरीके से ये होगी हमारे पास 5th ऑब्जर्वेशन। टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है? 5। अब एक बात बताइए कि अगर आपको कोई कहता है कि आपके तीनों कि आपका जो मल्टीवेरिएट डाटा सेट दिया गया है, ये आपके पास एक मल्टीवेरिएट डाटा सेट है और आपको इसका मीन निकालना है, तो क्या हम वैसे अभी के लिए मान लीजिए आपको मल्टीवेरिएट डाटा सेट का मीन निकालने का कोई आइडिया ही नहीं है, तो आप सोचेंगे कि क्योंकि हमने तो ये पढ़ रखा है कि सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर दो और n से डिवाइड कर दो, लेकिन मल्टीवेरिएट के केस में हमें ऐसे नहीं करना कि सभी ऑब्जर्वेशन को डिवाइड कर दिया n से मतलब ऐड कर दिया n से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर हर वेरिएबल का अलग मीन आता है, हर वेरिएबल का हम अलग मीन निकालते हैं। तो मैथ्स के सब्जेक्ट है, मैथ्स सब्जेक्ट है, इसका फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है, इसके मार्क्स हैं तो उन्हीं को ऐड करके हम n से डिवाइड करेंगे। फिजिक्स के मार्क्स है, इनका अलग मीन आएगा, केमिस्ट्री के मार्क्स है, इनका अलग मीन आएगा। इनमें कोई आपस में ये रिलेशन नहीं है कि मैथ्स और फिजिक्स के हम ऐड करके फिर n से डिवाइड करें। नो, मैथ्स के मार्क्स हैं, इनकी एवरेज अलग निकलेगी, फिजिक्स के मार्क्स हैं, अलग एवरेज निकलेगी, केमिस्ट्री के मार्क्स हैं, अलग एवरेज निकलेगी। या फिर आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, 5-6 बच्चों के मतलब हर सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, तो हम क्या करते हैं कि हर बच्चे के अलग अलग ऐड करते हैं, फिर उसकी परसेंटेज निकालते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आप 2 बच्चों के कंबाइन करके परसेंटेज निकाल रहे हैं। नो, आप क्या करते हैं, अलग अलग बच्चे की अलग अलग परसेंटेज बताते हैं, तभी उनका आप रिजल्ट निकाल पाते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही हम यहाँ पर मैथ्स का अलग निकाल लेंगे मीन, फिजिक्स के लिए अलग, केमिस्ट्री के लिए अलग, यानी जितने वेरिएबल हैं उतने ही मीन आएंगे। तो यहाँ पर जो मीन का फॉर्मूला बनेगा, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनेगा xj बार, क्योंकि हर वेरिएबल का अपना अलग से मीन निकलेगा। तो यहाँ पर ये जो j है ये रिप्रेजेंट करेगा वेरिएबल को, j किसको रिप्रेजेंट करेगा? सो यहाँ पर ये क्या है, x के सबस्क्रिप्ट में j। सो j रिप्रेजेंट करेगा कि आपको कौन से वेरिएबल का निकालना है, फर्स्ट का, सेकंड का या pth वेरिएबल का, क्योंकि टोटल कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास? p वेरिएबल्स हैं। तो ये रहेगा समीशन xij और i की वैल्यू रहेगी, जो समीशन लगता है सम हम हमेशा ऑब्जर्वेशन का करते हैं, तो ये 1 से लेकर n तक होगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन कितनी होती है? n डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो i के लिए तो हमने लिमिट बता दी कि 1 से लेकर n तक होगा, लेकिन j की वैल्यू जो है वो वेरिएबल पे डिपेंड करेगी, तो फर्स्ट, सेकंड एंड pth वेरिएबल। तो टोटल कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास? p, तो j की वैल्यू रहेगी 1 से p। तो अब हम एक बार वैल्यू पुट करके देखते हैं। मान लीजिए मेरे को फर्स्ट वेरिएबल के लिए निकालना है, तो फर्स्ट वेरिएबल का क्या मतलब है? फर्स्ट वेरिएबल का मतलब है यहाँ पर कि j की वैल्यू जो है वो कितनी लेंगे हम? 1, क्योंकि वेरिएबल कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? j रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेरिएबल को। तो फर्स्ट वेरिएबल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट वेरिएबल का मतलब है कि हम j को कितना पुट कर देते हैं? 1 पुट कर देते हैं। सो जब j को 1 पुट करेंगे तो यानी x1 बार का क्या मतलब है कि फर्स्ट वेरिएबल का मीन, और यहाँ जब पुट करेंगे तो i की वैल्यू रहेगी 1 से लेकर n तक, और j को फिर से 1 पुट कर दिया डिवाइडेड बाय n। तो अब आप खुद बताइए कि यहाँ पर सिर्फ i वेरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर n तक, और जो ये 1 है ये फिक्स कर दिया कि हम फर्स्ट वेरिएबल का निकाल रहे हैं। तो i 1 से n तक वेरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर हम फर्स्ट वेरिएबल यानी इस x1 यानी मैथ्स के लिए निकालना है, तो हमने वेरिएबल को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया कि फर्स्ट है। तो ये जो 7 है, जो आपको ये 7 शो हो रहा है, ये x11 होता है, देन ये जो 5 है ये x21 होता है, 4 जो है ये x31 होता है, ये x41 होता है, देन ये जो है x51 होता है। तो यानी जो ये लास्ट जो इंडेक्स है ये फिक्स कर दिया कि 1 यानी फर्स्ट वेरिएबल के लिए है, और ऑब्जर्वेशन चेंज हो रही है 1 से लेकर 5 तक। तो आप इन सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे, तो वो आ जाएगा मैथ्स जो सब्जेक्ट है बच्चों का, उसका मीन आ जाएगा, ठीक है। तो आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का यहाँ मीन निकालें, यानी पर्टिकुलर वेरिएबल का मीन निकालें।
तो अब यानी ये इस तरीके से आप फर्स्ट वेरिएबल का मीन निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको सेकंड वेरिएबल का अगर आपको मीन फाइंड आउट करना है सेकंड वेरिएबल के लिए, अगर आपको सेकंड वेरिएबल के लिए मीन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप राइट करेंगे x2 बार, तो यानी j की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे आप 2 पुट कर देंगे और ये रहेगा समीशन x i तो चेंज रहेगा वेरिएबल, हर वेरिएबल के लिए n ऑब्जर्वेशन है तो i की वैल्यू तो 1 से n रहेगी, लेकिन यहाँ पर आपने फिक्स कर दिया xi2, यानी xi2 कैसे i चेंज होता रहेगा x12 x22 x32 x42 अप टू xn2, यानी सेकंड वेरिएबल की nth ऑब्जर्वेशन तक उनका सम करेंगे n से डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा सेकंड वेरिएबल का मीन। इसी तरीके से ये जो है ये क्या थी, ये जो रिप्रेजेंटेशन थी ये जनरल फॉर्म थी कि जनरली हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास किसी भी मल्टीवेरिएट डाटा सेट का हम इस तरीके से मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हर वेरिएबल का अलग मीन आ रहा है, हर वेरिएबल का क्या आ रहा है अलग मीन आ रहा है, तो हम यहाँ से एक मीन का वेक्टर बना सकते हैं। एक क्या बना सकते हैं मीन वेक्टर। मान लीजिए आप उस मीन वेक्टर को डिनोट करें, वेक्टर को हम डार्क से डिनोट करते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पर आप मीन वेक्टर राइट करेंगे, मीन वेक्टर किसके लिए सैंपल के लिए कर रहे हैं, याद रखिए ये वर्क हम सैंपल के लिए कर रहे हैं, तो सैंपल के लिए क्या रहेगा x से ही डिनोट करेंगे, x बार से ही डिनोट करेंगे, पॉपुलेशन के केस में म्यू का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि मीन वेक्टर को हम डिनोट कर रहे हैं x बार और x डार्क होता है क्योंकि वेक्टर और वेक्टर को हम डार्क स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कुछ नोटेशन है ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, ये वेक्टर जो बनेगा, तो हमने देखा कि 3 वेरिएबल थे तो 3 मीन निकलेंगे, यानी जैसे 3 सब्जेक्ट थे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो 3 मीन निकलेंगे, मैथ का अलग से मीन, फिजिक्स का अलग से मीन, केमिस्ट्री का अलग से मीन। ठीक है, तो यानी जो मीन वेक्टर होगा वो कितने मीन रखेगा, मीन वेक्टर जो है यानी वेक्टर एक वेक्टर है किसका, मीन का अलग अलग वेरिएबल्स के लिए। सो मीन वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ ऑल द मीन्स फॉर एवरी वेरिएबल। तो यहाँ पर ये बनेगा x1 बार x2 बार अप टू xp बार, अप टू xp बार, क्योंकि टोटल p वेरिएबल है तो p वेरिएबल्स के कितने मीन होंगे, p मीन, हर वेरिएबल का एक मीन होगा, ये पहले वेरिएबल का मीन होगा तो ये होगा मीन ऑफ फर्स्ट वेरिएबल, मीन ऑफ फर्स्ट वेरिएबल, ये फर्स्ट वेरिएबल का मीन होगा, ये होगा आपके पास मीन ऑफ सेकंड वेरिएबल, मीन ऑफ सेकंड वेरिएबल। इसी तरीके से अगर आपके पास p वेरिएबल है तो ये इस तरीके से मीन ऑफ pth वेरिएबल। तो इसी तरीके से आप p वेरिएबल्स का मीन निकाल के उसका एक वेक्टर बना सकते हैं, उसको बोलते हैं हम मीन वेक्टर, मीन वेक्टर। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट समरी नंबर दैट इज अ वेरिएंस। अब हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे, वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। सो सेकंड जो हमारा समरी नंबर है दैट इज अ वेरिएंस। जैसे मीन सिंपल था कि सेंट्रल वैल्यू होती है डाटा सेट की, मतलब किसी भी वेरिएबल की सेंट्रल वैल्यू, तो वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस का मतलब होता है, मतलब वर्ड में ही पता चलता है वेरिएंस यानी वेरी। तो जो ऑब्जर्वेशंस हैं, किसी भी वेरिएबल के ऑब्जर्वेशन अपनी मीन वैल्यू से कितना वेरी कर रही है। ठीक है, किसी भी वेरिएबल के ऑब्जर्वेशन अपनी मीन वैल्यू से कितना वेरी कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं जैसे ये मैथ्स जो वेरिएबल था, मान लेते हैं किसका जब हमने मीन निकाला तो वो आया 6 आया। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है जैसे 7 है 5 है 7 है 5 है 4 है 6 है 9 है, तो ये अपनी मीन वैल्यू से किस तरीके से वेरी कर रहे हैं, तो उस वेरिएंस, उस जो वो वेरिएशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम वेरिएंस को फाइंड आउट करके। ठीक है, तो वेरिएंस कैसे निकालना है, फॉर्मूला देखते हैं। जैसे मीन को यूनिवेरिएट के लिए निकाला, उसके बाद मल्टीवेरिएट के लिए निकाला, सिमिलरली यहाँ पर भी हम यूनिवेरिएट के लिए निकालेंगे, फिर मल्टीवेरिएट की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो यहाँ पर वेरिएंस की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि वेरिएंस होता क्या है। वेरिएंस में बी डिफाइंड एज द स्प्रेड ऑफ द डाटा फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू। इट इज द स्प्रेड ऑफ द डाटा, डाटा यानी किस तरीके से स्प्रेड है, स्प्रेड ऑफ द डाटा सेट फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू, स्प्रेड ऑफ द डाटा सेट फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू, फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू। अब जैसे एक बात देखिए कि हमने मीन, हर वेरिएबल का अलग मीन आया, तो सिमिलरली हर वेरिएबल का वेरिएंस भी अलग आएगा। पहले वेरिएबल का वेरिएंस, सेकंड वेरिएबल का वेरिएंस, क्योंकि अगर मीन अलग है तो वेरिएंस भी तो अलग आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मीन क्या होता है, डेफिनेशन है कि स्प्रेड ऑफ द डाटा सेट फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू, मीन वैल्यू से डाटा कितना वेरी कर रहा है, दैट इज नोन एज अ वेरिएंस। अब सेम जैसे सैंपल है तो मीन को x बार से डिनोट कर रहे थे, पॉपुलेशन है तो म्यू से डिनोट करेंगे। ठीक है, वो पॉपुलेशन के लिए हम आगे करेंगे, अभी आज हम कर रहे हैं सैंपल के लिए। सिमिलरली हम वेरिएंस को डिनोट करते हैं, वेरिएंस इज डिनोटेड बाय, वेरिएंस इज डिनोटेड बाय, वेरिएंस को कैसे डिनोट करेंगे,
वेरिएंस इज डिनोटेड बाय एस जे जे, एस जे जे। पहले ये तो मल्टीवेरिएट के लिए डिनोशन बताई, ये मैंने मल्टीवेरिएट के लिए बताई क्योंकि हम जिस भी वेरिएबल का मीन निकाल रहे हैं, मान लीजिए कि आप, तो ये जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ऊपर भी हमने देखा था जे वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। तो जो वेरिएंस होता है उसको हम सैंपल के लिए एस से डिनोट करते हैं और पॉपुलेशन के लिए हम डिनोट करते हैं। तो ये तो हो गया सैंपल के लिए, ये तो बता रही हूँ मैं सैंपल के लिए। और अगर पॉपुलेशन है तो उसके लिए हम करते हैं सिग्मा जे जे। सिग्मा से जो होता है वो किसके लिए होता है, पॉपुलेशन के लिए होता है। किसके लिए होता है, पॉपुलेशन के लिए होता है। तो ये तो मल्टीवेरिएट के लिए नोटेशन है। ये जो नोटेशन है ये होती है मल्टीवेरिएट डाटा सेट के लिए, जहां पर वेरिएबल चेंज होता रहेगा। जे की वैल्यू 1 से लेकर p तक रहेगी, जे की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक जाएगी, p तक जाएगी। सो यूनिवेरिएट के लिए है। लेकिन उससे पहले एक बार हम मल्टीवेरिएट के लिए डिस्कस करते हैं कि मल्टीवेरिएट के केस में जो वेरिएंस होता है वो क्या होता है। सॉरी, यूनिवेरिएट के केस में, ठीक है। सो यूनिवेरिएट के केस में हम कैसे वेरिएंस को फाइंड आउट करेंगे। यूनिवेरिएट के केस में हमारे पास वेरिएबल कितने होते हैं, सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल होता है। तो सिंगल वेरिएबल के लिए एक सिंगल वेरिएंस आएगा। एक वेरिएंस को हम किससे डिनोट करेंगे, इस तरीके से एस स्क्वायर से डिनोट करेंगे यूनिवेरिएट के केस में, क्योंकि सैंपल के साथ वर्क कर रहे हो तो एस से, सैंपल के साथ वर्क कर रहे हो तो किससे, एस स्क्वायर से। और अगर एक मिनट पहले एक बार एस स्क्वायर देख लेते हैं, तो अभी हमने देखा कि वेरिएंस स्प्रेड ऑफ द डाटा होता है फ्रॉम द मीन वैल्यू। तो यानी जो ऑब्जर्वेशन है, जो एक्सआई जो ऑब्जर्वेशन हैं यानी 1 से लेकर n तक, वो अपनी मीन वैल्यू से उनका कितना डिफरेंस आ रहा है और फिर उस डिफरेंस का स्क्वायर, और जितने भी वो डिफरेंस हैं उन सभी का मीन दैट इज नोन एज यानी जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं उन ऑब्जर्वेशंस का हम स्क्वायर्ड डिस्टेंस निकालेंगे किससे, मीन वैल्यू से, और फिर उन सब का एवरेज कर देंगे, ठीक है। सो समीशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इज नोन एज द वेरिएंस फॉर द यूनिवेरिएट डाटा। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, वेरिएंस ऑफ यूनिवेरिएट डाटा। जो हमारे पास यूनिवेरिएट डाटा होता है उसका वेरिएंस होता है ये, और यूनिवेरिएट डाटा का वेरिएंस है। और अब एक और साथ में ही देख लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, रूट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। सो स्क्वायर रूट ऑफ जो वेरिएंस होता है उसका रूट, और वेरिएंस हमारे पास क्या है, एस स्क्वायर है, तो यानी स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है एस। यूनिवेरिएट डाटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन होती है एस। तो एस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, बस जो हमारा वेरिएंस है उसका क्या कर दो, स्क्वायर रूट। तो ये आएगा समीशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास वही सेम डाटा सेट ले लेते हैं कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैथ्स के मार्क्स हैं, क्योंकि यूनिवेरिएट देख रहे हैं तो नंबर आए हैं 7, 4, 5, 3, 2, ठीक है। सबका सम करेंगे, 7, 4, 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 19, 19 और 2 21। मान लेते हैं इसमें भी, इसमें हम इसको 2 ले लेते हैं, तो ये हो गया 20, एंड 20/5 करेंगे तो यहाँ से जो मीन आएगा यानी x बार वो आ जाएगा 4, ठीक है। क्यों, क्योंकि 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और यहाँ पर ये 4 कितना हो जाएगा 20, 20/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो मीन आ गया 4। तो अब हम जो ये वेरिएंस निकालेंगे तो मैं एग्जांपल के साथ बता देती हूँ। यहाँ पर जो वेरिएंस आएगा यानी एस स्क्वायर, तो वो क्या रहेगा, सम, किसका सम, जो ये ऑब्जर्वेशंस हैं इनका जो डिफरेंस निकलेगा मीन से। तो पहली ऑब्जर्वेशन है 7, तो 7 का हम डिफरेंस निकालेंगे 4 से, तो 7 माइनस 4 फिर उसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, क्योंकि फिर अब हमने इसका डिफरेंस देखा इसके साथ 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस फिर हमने इसका देखा 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर, एंड देन हमने देखा 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, एंड देन प्लस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाय कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी हमारे पास, n, दैट इज इक्वल टू 5। ओके, सो इस तरीके से आप यूनिवेरिएट डाटा का सेट का क्या निकालते हैं, वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं। अब हम मूव करते हैं मल्टीवेरिएट डाटा की तरफ। अब निकालना है हमें वेरिएंस फॉर मल्टीवेरिएट डाटा सेट, वेरिएंस फॉर मल्टीवेरिएट डाटा सेट। और हमें पता है मल्टीवेरिएट डाटा सेट में अगर हमारे पास हर वेरिएबल का अगर डिफरेंट मीन है तो हर वेरिएबल का डिफरेंट वेरिएंस भी होगा। यानी अगर p वेरिएबल्स हैं तो p वेरिएंसेस होंगे जैसे p वेरिएबल थे तो p मीन्स थे, वैसे ही p वेरिएबल हैं तो p क्या होंगे, वेरिएंस। सो अगर आपको यूनिवेरिएट के अंदर अगर कोई डाउट है तो आप आस्क कर सकते हैं। अब इसके बाद हम मल्टीवेरिएट के लिए वेरिएंस देख रहे हैं। सो मल्टीवेरिएट के लिए जो वेरिएंस का फॉर्मूला रहेगा
मान लीजिए कि आपके पास जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल यानी मान लेते हैं वेरिएबल को जे से डिनोट कर रहे हैं, यानी जो जे डिनोशन ले रहे हैं, तो 1 से लेकर आपके पास टोटल कितने होते हैं, पी वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। और पी वेरिएबल्स में से आपको किसी पर्टिकुलर जेथ वेरिएबल का वेरिएंस निकालना है, तो उसको आप डिनोट करेंगे ऐसे एस जे जे से, एस जे जे, या फिर इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं एस जे का स्क्वायर, एस जे का स्क्वायर, ठीक है। ये और दूसरी नोटेशन या तो एस जे जे से डिनोट करेंगे या एस जे से एस जे के स्क्वायर से डिनोट करेंगे, और ये किसके इक्वल आएगा, ये हमारे पास आएगा समीशन। इसमें आप क्या करेंगे, सेम वही काम करना है, क्या करना है कि जो ऑब्जर्वेशन है, यानी उस पर्टिकुलर वेरिएबल, वेरिएबल कौन सा है, जेथ वेरिएबल है, तो जेथ वेरिएबल की ऑब्जर्वेशन क्या होंगे, एक्स आई जे, और आई की वैल्यू 1 से एन वही रहेगी ऑब्जर्वेशन के लिए, ही लगता है समीशन यहाँ पर, यानी जो लिमिट होगी वो ऑब्जर्वेशन की ही लगती है। सो एक्स आई जे यानी आप ऑब्जर्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे उनके मीन में से, मीन यानी एक्स जे बार, एक्स जे अगर वेरिएबल है, एक्स जे अगर वेरिएबल है तो उसका मीन होगा एक्स जे बार, दिस इज द मीन ऑफ द जेथ वेरिएबल। ये क्या होता है, मीन ऑफ जेथ वेरिएबल। तो आप जेथ वेरिएबल के ऑब्जर्वेशन को उन्हीं के मीन में से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यानी आपने जेथ वेरिएबल के ऑब्जर्वेशंस को सबट्रैक्ट करा उनके मीन में से, यानी एक्स जे बार में से, और उसका स्क्वायर करा, स्क्वायर करके एन से डिवाइड कर दिया। तो ये होता है किसी भी पर्टिकुलर मल्टीवेरिएट डाटा सेट की किसी पर्टिकुलर जेथ वेरिएबल का वेरिएंस, जेथ वेरिएबल का वेरिएंस। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर हम नोट राइट कर देते हैं कि अगर आपके पास p वेरिएबल्स हैं तो ये S11, S22 अप टू SPP, ये क्या होंगे, ये p के जो p वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, टोटल p वेरिएबल्स, उनकी क्या है, वेरिएंस है S11, S22, SPP। जैसे हमने अभी जो जनरल फॉर्मूला लिखा है वो किसके लिए लिखा है, जेथ वेरिएबल के लिए, यानी एस जे जे, एस जे जे। अब ये जे कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट वेरिएबल होगा तो S11 बन जाएगा, जो सेकंड वेरिएबल होगा तो S22 हो जाएगा, और pth वेरिएबल होगा तो SPP हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आप इसकी जो दूसरी नोटेशन यूज करेंगे तो ये बन जाएगा S1 का स्क्वायर, S1 स्क्वायर, ये बनेगा S2 स्क्वायर, एंड ये बनेगा SP स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद अगर यहाँ से आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला रहता है, रूट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, रूट ऑफ वेरिएंस। सो अगर आप रूट ऑफ वेरिएंस करेंगे यानी रूट ऑफ एस, मान लीजिए कि जेथ वेरिएबल है, तो जेथ वेरिएबल को हम डिनोट कर रहे थे ऐसे एस जे जे, जेथ वेरिएबल के वेरिएंस को एस जे जे से डिनोट कर रहे थे, तो उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन रूट एस जे जे होगी, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं रूट एस जे का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा एस जे। तो यानी स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट वेरिएबल की S1 आएगी, सेकंड की S2 आएगी, अप टू SP, तो ये होंगी ऑल p वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ऑल p वेरिएबल्स। तो ये क्या होगी, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ऑल p वेरिएबल्स, ओके। सो इस तरीके से आपको अगर कोई भी कहा जाता है कि इस वेरिएबल का निकालिए, इस वेरिएबल का निकालिए, फर्स्ट का निकालो, सेकंड का, फिफ्थ का, एट्थ का, कोई भी मतलब pth वेरिएबल तक आपको मीन फाइंड आउट करना, मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करने, तो आप इन फॉर्मूलाज का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये है सैंपल के लिए वेरिएंस का फॉर्मूला, ओके। सो आई होप आपको क्लियर हो रहे हैं कंसेप्ट कि किस तरीके से आपको सिर्फ मतलब इसको समझिए कि आप निकाल किसके लिए रहे हैं, खुद मतलब सोचिए कि हम हर वेरिएबल का मीन जो है वो अलग आएगा, क्योंकि मतलब हम उनको कंबाइन करके नहीं निकालते, उसके बाद हम इंडिविजुअली सबका मीन निकालेंगे और फिर उसको हम एक वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं मीन वेक्टर, ठीक है। वैसे ही अब ये डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए डिफरेंट वेरिएंसेस आ रहे हैं, तो इन वेरिएंसेस को भी हम क्या करेंगे, आपस इन सबको कंबाइन करके एक मैट्रिक्स बनाते हैं, दैट इज नोन एज अ वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। बट उस वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स को समझने से पहले आपको एक बार कोवेरिएंस वेरिएंस टर्म तो आपको समझ आई, इसके बाद आपको समझनी पड़ेगी कोवेरिएंस टर्म। एक और मैं आपको चीज बताती हूँ, अभी जो आप वेरिएंस निकालते हैं तो वेरिएंस जो है वो निकलता है जैसे हर वेरिएबल का, ठीक है। तो आप उसको डिनोट कर रहे हैं, यानी फर्स्ट वेरिएबल का वेरिएंस S11, S22 अप टू SPP। लेकिन जो अगर मैं यहाँ पर, तो ये 1 का मतलब है 1 यानी फर्स्ट वेरिएबल, 2 यानी सेकंड का सेकंड के साथ ही, ठीक है। तो P यानी PP यानी P का P के साथ ही। अब नेक्स्ट हम एक बार कोवेरिएंस टर्म को समझते हैं कि कोवेरिएंस का क्या मतलब होता है।
कोवेरियंस का मतलब, जैसे वेरिएंस का मतलब होता है कि एक वेरिएबल का उसकी खुद की मतलब खुद की ऑब्जर्वेशन उसके खुद के मीन से कैसे वेरी कर रही है, खुद की ऑब्जर्वेशन खुद के मीन से कैसे वेरी कर रही है, दैट इज नोन एज अ वेरिएंस। तो यानी खुद का खुद से, यानी 1 1 2 2 पी पी, यानी यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं मतलब जो ये जो दोनों जो इंडेक्स हैं वो सेम है 1 1 2 2 पी पी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वेरिएंसेस होंगे हमारे पास जो ये वेरिएंसेस होंगे ये हमारे डायगोनल एलिमेंट होंगे हमारी मैट्रिक्स के, जो हमारी वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स बनेगी उसके लिए क्या रहेंगे, ये डायगोनल एलिमेंट्स। सो ये जो रहेंगे ये आपके बनेंगे डायगोनल एलिमेंट्स फॉर द वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। सो ये बनेंगे डायगोनल एलिमेंट ऑफ वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑफ वेरिएंस कोवेरिएंस स्ट्रक्चर बोलो या वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स निकालोगे तो उसके ये होंगे डायगोनल एलिमेंट, क्योंकि डायगोनल हमें पता है ना क्या होते हैं, जहां पर रो और कॉलम सेम होता है, यानी 1 1 2 2 पी पी, इस तरीके से। ओके, अब कोवेरिएंस क्या होता है? सो वेरिएंस यानी एक वेरिएबल की खुद की ऑब्जर्वेशन का खुद की ऑब्जर्वेशन मीन से कैसे वेरी कर रही है। अब कोवेरिएंस कैसे डिफाइन किया जाता है? कोवेरिएंस क्या होता है? कोवेरिएंस में बी डिफाइंड एज कोवेरिएंस जो है of a data या फिर of a variable may be defined as the variation of one variable। वहां पर तो एक ही वेरिएबल को कंसीडर कर रहे थे, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, वेरिएशन, यानी एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कैसे वेरी कर रहा है। यानी को मतलब दो चीजों को हम इकट्ठा लेके चलेंगे, को मतलब दो चीजों को इकट्ठा लेंगे, यानी वेरिएशन ऑफ वन वेरिएबल विद द अनदर वेरिएबल। वन वेरिएबल मीन्स मान लेते हैं एक वेरिएबल हमने लिया jth, वन वेरिएबल jth विद अनदर kth वेरिएबल, विद अनदर kth वेरिएबल। ओके, सो जो जैसे जो वेरिएंसेस थे यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के लिए हम लिख देते हैं कि वेरिएंसेस को हम डिनोट कर रहे थे जे से, वेरिएंसेस को हम किससे डिनोट कर रहे थे, एस जे जे, यानी सेम वेरिएबल। लेकिन जो कोवेरिएंस होता है, कोवेरिएंस को हम डिनोट करते हैं एस जे के, जहां पर जे की वैल्यू नॉट इक्वल टू के, क्योंकि हम एक वेरिएबल का दूसरे के साथ निकाले हैं तो जे और के इक्वल नहीं होने चाहिए। सो पॉसिबल कैसे, जैसे S12 S13 S14 अप टू S1P। इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट वेरिएबल का सेकंड के साथ मतलब फर्स्ट सेकंड के साथ कैसे वेरी कर रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड आपस में कैसे वेरी कर रहे हैं, फर्स्ट और फोर्थ कैसे वेरी कर रहे हैं, फर्स्ट और pth वेरिएबल कैसे वेरी कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप ऐसे भी निकालेंगे S21 S23 S24 S2P, तो इनका क्या मतलब है, यानी जब ये डिफरेंट टर्म होती हैं 1 1 2, यानी जो ये दो इंडेक्स है ये दोनों अगर डिफरेंट हैं तो इसका मतलब है कि आप कोवेरिएंस निकालें, यानी S12 S13 S14 S1P, S21 23 24 2P। लेकिन अगर इन्हीं में जो ये टर्म रहेंगी S11, जैसे इस पूरी सीरीज में से S11 गायब है, इसमें S22 नहीं है, तो वो होते हैं वेरिएंस। यानी जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो तो क्या रहते हैं, डायगोनल वंस अगेन, सो डायगोनल एलिमेंट क्या रहेंगे, वेरिएंसेस होंगे, और जो ऑफ डायगोनल या फिर आप कह सकते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या रहेंगे, कोवेरिएंसेस। सो नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या रहेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर द कोवेरिएंसेस, तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या रहते हैं, कोवेरिएंस रहते हैं। तो अब वेरिएंस का फॉर्मूला देखा, वैसे ही कोवेरिएंस का क्या फॉर्मूला रहेगा, यानी एस जे के का क्या फॉर्मूला रहेगा। सो एस जे के इक्वल टू, सो हम एक वेरिएबल का दूसरे के साथ निकाल लें तो इसका फॉर्मूला रहेगा समीशन एक्स आई जे माइनस एक्स जे बार। यानी एक्स आई जे का क्या मतलब है कि जेथ वेरिएबल के ऑब्जर्वेशन को हम जेथ वेरिएबल के मीन से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई एक्स आई के माइनस एक्स के बार, यानी जो केथ वेरिएबल है उसकी ऑब्जर्वेशन को हम उसके मीन से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी एक्स आई जे माइनस एक्स जे बार, एक्स आई के माइनस एक्स के बार डिवाइडेड बाय एन। वहां पर हम जे और के को क्या मान रहे थे, सेम मान रहे थे वेरिएंस के केस में, लेकिन कोवेरिएंस के केस में डिफरेंट होते हैं। आप एक बार खुद सोचिए, अगर मैं जे और के को इक्वल ले लूं, यानी जो यहाँ पर ये जे है और के अगर इक्वल है तो यहाँ पर भी के को मैं जे मान सकती हूँ, तो ये तो दो बार हो गई, ये टर्म दो बार हो जाएगी तो स्क्वायर हो जाएगा, तो वही वेरिएंस वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, वेरिएंस वाला फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन अगर डिफरेंट है तो वेरिएंस वाला फॉर्मूला
नहीं बनेगा तब क्या होगा, कोवेरियंस। तब क्या होगा, अगर डिफरेंट है तो क्या रहेगा, कोवेरियंस। ओके, सो ये होता है कोवेरियंस को निकालने का फॉर्मूला। अब इस कोवेरियंस से आपको वेरियंस भी आपको निकालना आ गया, कोवेरियंस भी निकालना आ गया। अब ये जो जे है, के है, ये वेरिएबल्स को डिनोट कर रहे हैं, तो ये जे और के दोनों ही 1 से लेकर पी तक होंगे, लेकिन होंगे डिफरेंट। होंगे डिफरेंट किसके लिए, कोवेरियंस के लिए, लेकिन वेरियंस के लिए होंगे सेम। ठीक है, सो जे इक्वल टू के फॉर द वेरियंस एंड जे इज नॉट इक्वल टू के फॉर द कोवेरियंस। अब हम बनाएंगे वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स। अब हम क्या बनाएंगे, वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स, जो कि बहुत यूजफुल है हर कंसेप्ट में, हम मल्टीवेरिएट में जिसको यूज करेंगे, वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स। सो जो वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स होती है सैंपल के लिए, किसके लिए निकालने, याद रखिए आज हम जो भी ये कर रहे हैं वो सैंपल के लिए कर रहे हैं, पॉपुलेशन के लिए हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो यहाँ पर जो हम एस बनाएंगे, तो सैंपल के लिए जो वेरियंस कोवेरियंस होती है उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एस से, कैपिटल एस। ओके, और ये जो कैपिटल एस है, ये वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स कैसे बनेगी, ये बनेगी, तभी बताया था डायगोनल एलिमेंट क्या रहेंगे, वेरियंसेस। वेरियंसेस यानी S11 S22 अप टू कहां तक जाएंगे, SPP, क्योंकि P वेरिएबल है तो P वेरियंसेस होंगे। ऐसे ही S11 S12 अप टू S1P, और यहाँ पर S21 S22 अप टू S2P, एंड इस तरीके से यहाँ पर आएगा S, ये रहेगा हमारे पास P1 SP2 अप टू SPP। ठीक है, तो जैसे डाटा सेट जो होता है वो तो n by p ऑर्डर का होगा, क्योंकि वो तो हमारे पास n by p का क्यों होगा, क्योंकि वहां पर n ऑब्जर्वेशन है, p वेरिएबल्स है। लेकिन ये जो है ये तो p by p ऑर्डर की, ये ऑर्डर जरूर ध्यान रखना कि वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है वो p by p होता है, क्योंकि p वेरिएबल्स का ही, क्योंकि वेरियंस कोवेरियंस वेरिएबल के लिए होता है, अगर वेरिएबल के लिए होगा तो p by p ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो ये S11 का मतलब है फर्स्ट वेरिएबल का वेरिएंस, सेकंड वेरिएबल का वेरिएंस, pth वेरिएबल का वेरिएंस। S12 का मतलब है फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल का कोवेरिएंस, फर्स्ट और pth वेरिएबल का कोवेरिएंस। SP2 का मतलब है pth और सेकंड वेरिएबल का कोवेरिएंस। अब एक और बात, जैसे जो S12 यानी फर्स्ट और सेकंड का कोवेरिएंस और S21 सेकंड और फर्स्ट का, क्या ये डिफरेंट है, नो ये चीजें सेम होती है। S12 S21 सेम चीज है, मतलब सेम थिंग है, क्योंकि फर्स्ट का सेकंड से निकालो, सेकंड का फर्स्ट से निकालो, सेम ही रहेगा। फर्स्ट वेरिएबल का सेकंड से निकालो, या फिर जैसे फर्स्ट वेरिएबल का सेकंड से रिलेशन निकालो, चाहे सेकंड का फर्स्ट से रिलेशन निकालो, दोनों चीज सेम होती है। तो इसलिए S12 इज इक्वल टू S21। इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना कि S12 हमारा S21 के इक्वल होते हैं, क्योंकि हम चाहे किसी भी तरीके से निकालें सेम आएगा। ठीक है, सो जनरली अगर लिखें तो एस जे के इज इक्वल टू एस के जे, एस जे के इज इक्वल टू एस के जे। ओके, और अब इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट इज द, यानी हमने अभी तक क्या क्या कर लिया, मीन क्या होता है यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट दोनों के लिए, फिर हमने पढ़ा वेरिएंस क्या होता है मल्टीवेरिएट और यूनिवेरिएट दोनों के लिए, फिर पढ़ा कोवेरिएंस, कोवेरिएंस सिर्फ मल्टीवेरिएट के लिए होता है, यूनिवेरिएट के लिए नहीं होता, क्योंकि कोवेरिएंस के लिए एटलीस्ट दो वेरिएबल तो चाहिए ना। कोवेरिएंस यानी दो का एक साथ वेरिएशन देखना, दो वेरिएबल्स के एक साथ वेरिएशन देखना, दैट इज नोन एज अ कोवेरिएंस। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है, लेकिन कोरिलेशन पर जाने से पहले एक बार हम जो ये वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स बनी है, इसको अगर हम इससे वेरिएंस मैट्रिक्स अगर बनाना चाहें, सिर्फ वेरिएंस मैट्रिक्स, तो कोवेरिएंस टर्म कितनी हो जाएंगी हमारी, तो कोवेरिएंस जो टर्म्स होंगी हमारी वो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो अगर इससे हम वेरिएंस मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं तो मान लेते हैं उसको हम डिनोट कर रहे हैं V से, और जो वेरिएंस कोवेरिएंस होती है उसको SN से डिनोट करते हैं, और ये है हमारी सिर्फ वेरिएंस मैट्रिक्स। ये क्या बना रहे हैं हम, सिर्फ वेरिएंस मैट्रिक्स। सो वेरिएंस मैट्रिक्स के केस में हम कोवेरिएंस टर्म्स को 0 रख देंगे, तो ये बचेगा S11 0 0 0 0, एंड यहाँ पर भी 0। S22 सिर्फ जो डायगोनल एलिमेंट है वो रखेंगे, क्यों, क्योंकि वही तो हमारे वेरिएंसेस होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स ही तो क्या होते हैं हमारे पास, वेरिएंसेस। डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, वेरिएंसेस। तो यहाँ पर हमने कोवेरिएंसेस को क्या रख दिया, 0, तो ये होती है हमारे पास वेरिएंस मैट्रिक्स। अब इसके बाद अगर हम देखें तो अगर हम इस V का अगर रूट कर दें तो वो कौन सी मैट्रिक्स आएगी, वो आएगी हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन मैट्रिक्स। अगर हम इस V का अगर रूट कर दें वेरिएंस मैट्रिक्स का, तो वो आएगी हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन मैट्रिक्स।
तो 0 0, देन S22 का अंडर द रूट एंड यहाँ पर 0 0 एंड यहाँ पर अंडर द रूट SPP। तो ये हमारे पास होती है स्टैंडर्ड डेविएशन मैट्रिक्स। अगर आप इस स्टैंडर्ड डेविएशन मैट्रिक्स को और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, S11 का रूट को हम S1 लिख सकते हैं, देन 0 0, यहाँ पर 0, S22 के रूट को हम S2 लिख सकते हैं, यहाँ पर 0 एंड यहाँ 0। सिमिलरली आप SPP के रूट, SPP का अंडर रूट को हम लिख सकते हैं SP। तो ये आपके पास आएगी क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन मैट्रिक्स। तो ये क्या होगी, स्टैंडर्ड डेविएशन मैट्रिक्स। और चाहे आप वेरिएंस मैट्रिक्स बनाएं, कोवेरिएंस मैट्रिक्स बनाएं P वेरिएबल्स के लिए, तो वो P बाय P ऑर्डर की बनेगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन है। आपके जो वेरिएंस और कोवेरिएंस मैट्रिसेस हैं उनको आप कैसे मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है दैट इज नोन एज अ सिंपल कोरिलेशन। अब कोरिलेशन क्या मतलब होता है, कोरिलेशन का मतलब होता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना। तो यानी ये टर्म भी, ये समरी नंबर भी यूनिवेरिएट के केस में तो होगा नहीं, तो ये किसके लिए होगा, मल्टीवेरिएट के लिए होगा। किसके लिए होगा, मल्टीवेरिएट डाटा के लिए होगा या बाईवेरिएट डाटा के लिए होगा। क्योंकि हमें रिलेशन देखने के लिए मिनिमम दो तो होने चाहिए, मैक्सिमम तो चलो ठीक है, लेकिन मिनिमम दो वेरिएबल हम लेके चलेंगे। सो कोरिलेशन यहाँ पर हम यूज करते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट। सो कोरिलेशन का मतलब तो आपको पता चला कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना। अब वो जो रिलेशनशिप है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट का। सो कोरिलेशन कोफिशिएंट। सो कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट मे बी डिफाइंड एज अ डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, may be defined as a degree, may be defined as the degree of, so may be defined as the degree of extent up to which two variables are varies from each other. So degree of extent up to which two variables, यानी दो वेरिएबल्स एक दूसरे से वैरी करेंगे, up to which two variables varies from each other, so ये होती है कोरिलेशन कोफिशिएंट की डेफिनेशन कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है may be defined as the degree of extent up to which two variables varies from each other. अब जो ये कोरिलेशन होता है ये मेनली 3 टाइप का रहता है। सो 3 टाइप का कोरिलेशन होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड जीरो कोरिलेशन, पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। अब पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव से आप क्या समझ रहे हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है कि अगर जैसे हम कोरिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच में निकाल रहे हैं, तो पॉजिटिव का मतलब है कि अगर एक वेरिएबल की ऑब्जर्वेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरे की भी इंक्रीज होंगी। तो पॉजिटिव क्या कहते हैं कि अगर एक वेरिएबल की ऑब्जर्वेशन इंक्रीज हो रही है तो दूसरे की भी इंक्रीज हो रही है, या फिर अगर एक की डिक्रीज हो रही है तो दूसरे की भी अगर डिक्रीज हो रही है ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज, तो वो होता है पॉजिटिव कोरिलेशन। और नेगेटिव कोरिलेशन का क्या मतलब होता है कि अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज। सो नेगेटिव का क्या मतलब होता है, व्हेन द ऑब्जर्वेशन या फिर व्हेन द वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल increases and the another variable decreases। अगर एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब होता है नेगेटिव कोरिलेशन, यानी एक दूसरे से क्या जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या रहती है, अपोजिट डायरेक्शन होती है। सो यहाँ पर आप राइट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन, और यहाँ पर क्या रहती है, सेम डायरेक्शन। यहाँ पर क्या रहती है, सेम डायरेक्शन, और यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन। लेकिन जीरो का क्या मतलब है, नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन ही नहीं है, कोई डायरेक्शन ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा कि एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब कुछ पता ही नहीं है, यानी जीरो कोरिलेशन। क्या है, जीरो कोरिलेशन, यानी उनके बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। तो जीरो कोरिलेशन का मतलब क्या है, नो रिलेशनशिप। अब जो ये कोरिलेशन कोफिशिएंट है इसको हम डिनोट करते हैं आर से, इट इज डिनोटेड बाय आर, इट इज डिनोटेड बाय आर। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका जैसे अगर पॉजिटिव होगा और जो ये आर है इसकी वैल्यूज लाई करती हैं -1 से लेकर +1 के बीच में, -1 से लेकर +1 के बीच में। और अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है
तब होगा r जो है वो 0 से 1 के बीच में रहेगा, r जो है वो 0 से +1 के बीच में रहेगा। नेगेटिव कोरिलेशन है तो ये जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू -1 से लेकर 0 तक रहेगी, -1 से लेकर 0 के बीच में रहेगी। और अगर जीरो कोरिलेशन है तो जीरो कोरिलेशन का मतलब है कि जो r है उसकी वैल्यू 0 होगी। जीरो कोरिलेशन का मतलब क्या है कि जो r है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। ओके, सो ये होते हैं 3 टाइप के कोरिलेशंस। अब कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है, जैसे कोरिलेशन हमें पता है 2 वेरिएबल्स के लिए निकलता है, तो मान लेते हैं एक वेरिएबल है j, दूसरा है k। जैसे कोवेरियंस में हमने j के लिए थे वैसे ही हम कोरिलेशन में भी j के ले रहे हैं, जहां पर j और k की वैल्यू 1 से लेकर p तक होगी। तो यहाँ पर r j के जो होगा, यानी जो कोरिलेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है कोवेरियंस ऑफ jth एंड kth वेरिएबल। जो kth और jth वेरिएबल हैं उनका कोवेरियंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ jth वेरिएबल मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ kth वेरिएबल। सो ये जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो कोवेरियंस ऑफ jth और kth वेरिएबल का जो कोवेरियंस था वो था sjk और स्टैंडर्ड डेविएशन थी sj मल्टीप्लाई sk, sj मल्टीप्लाई sk। तो ये होता है कोरिलेशन का फॉर्मूला, मींस कोवेरियंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कोवेरियंस ऑफ jth वेरिएबल एंड kth वेरिएबल का कोवेरियंस, क्योंकि कोवेरियंस 2 वेरिएबल्स के लिए होता है डिफरेंट, और नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी jth की भी और kth की भी। अब इसके बाद हम इसमें स्पेशल केस देखते हैं। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, अगर मैं j और k को इक्वल पुट कर दूं, तो j और k को इक्वल पुट करने का मतलब है कि आप दोनों वेरिएबल्स को सेम ही मान रहे हैं, मतलब एक ही वेरिएबल। तो अब एक वेरिएबल का खुद के साथ तो जो रिलेशन होगा वो तो हमेशा परफेक्ट रहेगा। अब खुद का खुद से देखोगे तो हमेशा इंक्रीज ही करेगा ना, यानी वो पॉजिटिवली परफेक्ट होगा। ठीक है, पॉजिटिवली परफेक्ट, परफेक्ट पॉजिटिव। तो अगर j और k की वैल्यू इक्वल पुट करते हैं तो ये अगर आप पुट करेंगे इक्वल, यानी j को k ही पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा rjj। इसका फॉर्मूला होगा sjj, यानी जहां पर भी j है वहां k पुट कर दो, या फिर जहां k है वहां j पुट करेंगे तो ये होगा sj मल्टीप्लाई sk। और ये जो दोनों है ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आएगा हमारे पास 1, ये आएगा 1। तो 1 का मतलब क्या होता है, r की वैल्यू 1 होने का मतलब होता है परफेक्ट पॉजिटिव। r 1 होने का मतलब होता है कि कैसा कोरिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव, यानी एक वेरिएबल खुद से हमेशा क्या रहता है, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेटेड होता है, यानी परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेटेड होता है। सो यही कुछ प्रॉपर्टीज भी कह देते हैं इस चीज को हम कोरिलेशन कोफिशिएंट की, कि इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। और वन मोर थिंग, जो ये r होता है ये यूनिटलेस होता है, ये r जो है ये यूनिटलेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ऊपर भी वेरिएशन आती है नीचे भी वेरिएशन आती है, और तो वो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट होंगी, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। ठीक है, और फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये होगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या रहेगी कि r की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, -1 से लेकर +1 तक इसकी वैल्यू लाई कर रही है, ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या रहेगी कि इट टेक्स वेरिएबिलिटी इनटू अकाउंट, कि जो कोरिलेशन है वो वेरिएबिलिटी को मतलब वेरिएबिलिटी को कंसीडर करता है, यानी इट टेक्स वेरिएबिलिटी इनटू अकाउंट, इट टेक्स वेरिएबिलिटी इनटू अकाउंट। तो ये इसकी एक क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं ये कुछ। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि हम इसको कैसे एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, मैट्रिक्स की फॉर्म में। सो जो कोरिलेशन के लिए जो मैट्रिक्स बनती है, अगर हम यहाँ पर टेबुलर रिप्रेजेंटेशन देखें, यानी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर कोरिलेशन, यानी कोरिलेशन मैट्रिक्स। ठीक है, सो क्या राइट करेंगे हम, कोरिलेशन मैट्रिक्स। सो कोरिलेशन मैट्रिक्स क्या बनेगी, मल्टीवेरिएट डाटा की। सो कोरिलेशन मैट्रिक्स फॉर द मल्टीवेरिएट डाटा। अगर 2 वेरिएबल है तो सिर्फ एक ही कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा, और अगर p वेरिएबल्स हैं तो उनके p कोरिलेशन कोफिशिएंट्स होंगे। अब इसी तरीके से इसको कोरिलेशन मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल Rn से, और इसकी जो वैल्यू रहेगी वो इसी तरीके से जो R11, R12 अप टू ये जो मैट्रिक्स के एलिमेंट होंगे R1p, यानी फर्स्ट वेरिएबल का फर्स्ट के साथ रिलेशन, फर्स्ट का सेकंड के साथ रिलेशन, फर्स्ट का pth के साथ रिलेशन, देन सेकंड का फर्स्ट से रिलेशन, सेकंड का सेकंड से रिलेशन, सेकंड का pth से रिलेशन, देन यहाँ पर आएगा pth का फर्स्ट से रिलेशन, pth का सेकंड से रिलेशन, एंड लास्ट आएगा pth का यानी खुद से जो रिलेशन।
तो आपको यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा होगा कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो खुद का खुद से यानी एक वेरिएबल का उसी के साथ जो रिलेशन है वो डायगोनल एलिमेंट्स हैं। सो हमने अभी देखा था कि एक वेरिएबल का खुद से जो रिलेशन होता है वो 1 रहता है यानी परफेक्ट पॉजिटिव। तो जब हम इस मैट्रिक्स को मॉडिफाई करेंगे तो हम डायगोनल एलिमेंट्स के प्लेस पर 1 पुट कर देंगे, क्योंकि एक वेरिएबल का अगर हम खुद से देखेंगे तो वो कितना रहेगा 1। सो ये आएगा R21, R22 के प्लेस पर भी 1, R2P एंड यहाँ पर आएगा RP1, RP2, RPP को हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पर 1। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास सेम का सेम के साथ है तो यहाँ आ गया 1। सो इस तरीके से आप एक कोरिलेशन मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस कोरिलेशन मैट्रिक्स का अगर कोई भी जनरल एलिमेंट आप उठाएंगे यानी RJ तो वो रिप्रेजेंट करता है जो रिलेशन ऑफ jth वेरिएबल विद kth, और यानी ये क्या होता है, इसका मतलब होता है रिलेशन ऑफ कोरिलेशन ऑफ jth वेरिएबल विद kth वेरिएबल, jth वेरिएबल विद kth वेरिएबल। और एक और चीज, अगर RJK जो होता है वो RKJ के इक्वल होता है, RJK जो है वो RKJ के इक्वल होता है, क्योंकि आप खुद देखिए J का kth के साथ रिलेशन निकालो चाहे K का jth के साथ निकालो सेम ही होगा। यानी मान लो 2 पर्सन है, फर्स्ट का सेकंड से रिलेशन देखो चाहे सेकंड का फर्स्ट से रिलेशन देखो तो रिलेशन तो सेम ही रहना है दोनों का, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कोरिलेशन मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे कोरिलेशन मैट्रिक्स जो है इसको हम और किस तरीके से Rn से डिनोट कर रहे थे, तो हमें पता है कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ऊपर तो आ जाएगी कोरिलेशन मैट्रिक्स, ऊपर तो क्या आ जाएगी कोरिलेशन मैट्रिक्स, और नीचे क्या आ जाएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन मैट्रिक्स। और स्टैंडर्ड डेविएशन मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट कर रहे थे, रूट वी से। अगर आपको याद हो अभी हमने ऊपर किया था, तो यहाँ पर क्या आएगा रूट वी, और इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा रूट वी। ओके, जब आप यहाँ पर करेंगे तो ये इस तरीके से बनेगा, ये जो फॉर्मूला बनने वाला है। तो इस फॉर्मूले को जब हम राइट करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा कि यहाँ पर क्योंकि डिवाइड में है वो मैट्रिसेस, तो ऊपर उनका क्या हो जाएगा इनवर्स। तो 1/2 का यहाँ पर हो जाएगा इनवर्स, फिर Sn, और यहाँ पर फिर से V जो मैट्रिक्स है हमारे पास V, और उसका रूट, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है वेरिएंस का क्या होता है रूट होती है, इसलिए ये जो V है वो वेरिएंस मैट्रिक्स है, उसका स्क्वायर रूट और उसका इनवर्स। सो ये रिलेशनशिप होता है इस तरीके से। जैसे सिंपली हम एलिमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं, वैसे अब हमने मैट्रिसेस फॉर्म में रिलेशनशिप देखा है। ओके, सो ये आपके पास अब इसी तरीके से अगर आप Sn के लिए यही रिलेशनशिप अगर आप Sn के लिए फाइंड आउट करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आएगा V और उसकी पावर 1/2 इनवर्स, नहीं इनवर्स नहीं आएगा, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं सिर्फ ऐसे निकालना है। तो ये चीज यहाँ पर ये जो मैट्रिसेस है यहाँ इनवर्स में है तो ये उस तरफ चली जाएंगी, सिंपली Rn एंड V जो V है उसकी पावर 1/2। ओके, सो इस तरीके से ये जो मैट्रिक्स हैं आपके वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स, कोरिलेशन मैट्रिक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन मैट्रिक्स, उनके बीच में एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है कि हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स निकाली, एक मल्टीवेरिएट डाटा सेट के लिए, यूनिवेरिएट के लिए भी हमने देखा, क्योंकि मल्टीवेरिएट की तरफ प्रोसीड करने से पहले हम एक बार यूनिवेरिएट को देखते हैं। और हमने जिसमें मीन निकाला, वेरिएंस, कोवेरियंस, कोरिलेशन, और अगर आपको इनमें कोई भी डाउट आता है इन टर्म्स में, इनके डिनोशंस के अंदर, तो आप कमेंट करके आस्क कर सकते हैं। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम करेंगे जो ये मीन, वेरिएंस, कोवेरियंस मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, मीन वेक्टर कैसे निकालते हैं, सो इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।